ओके, तो हम अभी जा रहे हैं स्टार्ट करने एसिड रेन। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच स्केल का। एक साइंटिस्ट थे सोरेनसेन, जिन्होंने क्या किया था, पीएच स्केल का डिस्कवर किया था, जिसका रेंज बताया गया था 0 से लेके 14 तक, 14। उसमें क्या बोला गया कि जो इसका मिड पॉइंट 7 है, अगर पीएच का वैल्यू 7 आता है मतलब वो क्या हो गया, न्यूट्रल। 7 से कम हुआ तो क्या हो गया, एसिडिक, और 7 से अधिक हुआ तो क्या हो गया, बेसिक। ये आपको रखना है आइडिया, ऐसे हम इक्विलिब्रियम 2 में इसको कंटिन्यू करेंगे। हम बात करते हैं कि एसिड रेन। एसिड रेन हम किसको बोलते हैं, देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वहाँ क्या है, सल्फ़र भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है। ये जब एयर के प्रोड्यूस में आते हैं तो सल्फ़र बनाता है SO2, और SO2 फिर बनाता है SO3। अगर कार्बन है, अगर वो एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आएगा तो पहले क्या बनाएगा, CO, फिर बनाएगा CO2। अगर आपका नाइट्रोजन आता है तो क्या बनाएगा, NO, फिर बनाएगा NO2। और यही फिर क्या होता है, जब रेन वाटर जब गिरता है ऊपर से अर्थ पर, तो ये क्या, ये सब गैस से रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाया जाता है, एसिड। जैसे अगर सल्फ़र है तो वो बनाएगा H2SO4, अगर नाइट्रोजन है तो वो क्या बनाएगा, HNO3, अगर कार्बन है तो क्या बनाएगा, H2CO3। और यही सब क्या करते हैं, उस रेन वाटर को एसिड बना देंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, एसिड रेन, जो बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही हार्मफुल हर फील्ड में, चाहे वो हम बात करें सॉइल का, चाहे ह्यूमंस के लिए, चाहे मॉन्यूमेंट्स के लिए, सबको कुछ ना कुछ % में डिस्ट्रॉय करता है। गॉट इट। तो पहला हम बात करें, देखिए जो हमारा एसिड रेन होता है, जो हमारा एसिड रेन होता है, दिस टर्म was given by this term was given by रॉबर्ट। किसने दिया था इसको, रॉबर्ट आर्ग्यूस। दिस टर्म was given by रॉबर्ट आर्ग्यूस। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, कि जो हमारा एसिड रेन है, एसिड रेन, इट हैज़ pH लेस देन 5.6। हमने क्या बोला ऊपर में कि 7 से अगर हमारा pH कम है तो वो क्या हो जाएगा, एसिड। यानी हम देख रहे हैं कि एसिड रेन का जो pH है वो 5.6 से कम है, मतलब इसीलिए एसिड रेन एसिड कहलाता है, क्योंकि pH क्या हो गया, 5.6 से कम हो गया। नेक्स्ट, जो हमारा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र है, जो हमारा ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर, एंड इट डिज़ोल्व इन वाटर। आपको पता है कि एसिड वाटर में डिज़ोल्व होता है, क्योंकि एसिड हमारा एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये वाटर में डिज़ोल्व होता है और फिर हमें क्या मिल जाता है, एसिड रेन। आफ्टर दैट वॉट एवर द रेन आई एम गोइंग टू गेट इज एसिड रेन। जैसे क्या होता है इसमें, जो हमारा CO2 है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जब ये रिएक्ट करता है H2O वाटर से, तो ये इक्विलिब्रियम में बनाता है, क्या बनाता है, H2CO3। इसको क्या हम बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको हम, कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो हमारा SO2 है, ये पहले रिएक्ट करता है हाफ O2 से ताकि ये SO3 बन जाए, और फिर रिएक्ट करता है H2O से।
तो ये क्या बनता है, ये बन जाता है आपका H2SO4 और इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। वी से दिस एज सल्फ्यूरिक एसिड। अगला हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा NO2 होता है ये पहले रिएक्ट करता है हाफ O2 से ताकि ये बन जाए NO3 और फिर रिएक्ट करता है वाटर से और क्या बनाता है HNO3। इसका क्या नाम है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या इसको बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो अब क्या देख रहे हो कि जो मेरा ऑक्साइड्स है, पहला वाला ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, दूसरा वाला ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, तीसरा वाला ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये सब के सब वाटर से कंबाइन करके एसिड रेन एसिड रेन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो यही सब मेन रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। ठीक है। अब क्या होगा कि when these acids come to earth's surface, when these acids come to earth's surface along with rain, यही जब एसिड जब रेन के साथ मिक्स होके अर्थ पर आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। क्या इसको बोलेंगे, एसिड रेन। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया कैसे हमारा एसिड रेन होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसका इफ़ेक्ट्स क्या होता है। सबसे पहला क्या होता है कि इट कॉजेज क्लोरोसिस, सेकेंड नेक्रोसिस, कॉमा defoliation, comma dieback of growing plant, dieback of growing plant। ये कुछ इफ़ेक्ट है। अब देखिए ये एग्रीकल्चर में भी इफ़ेक्ट है। कैसे, ये सॉइल्स के फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करता है। क्यों, क्योंकि जब एसिड रेन सॉइल पर जाएगा तो हमारा सॉइल एसिडिक बन जाता है। क्या बन जाता है, एसिडिक। और कोई भी फार्मर जो भी यूरिया फर्टिलाइज़र डालता है वो सब बेस होता है और मुझे पता है कि एसिड और बेस वर्ल्ड का फास्ट रिएक्शन है। तो जब भी फार्मर अपने सॉइल पर यूरिया डालते हैं जो बेस नेचर का होता है और ऊपर से जो रेन आया वो एसिड रेन है, तो वो क्या करेगा, सारे फर्टिलाइज़र को न्यूट्रल कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू एसिडिक रेन। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे इसका डिमेरिट कि इट threatens human and aquatic life. It threatens human and aquatic life, comma, destroy forest, comma, reduces agricultural productivity, Apart from this, it also damages monuments. It also damages monument like ताजमहल। अब इसमें क्या होता है, जो आपके ताजमहल है वो मार्बल से बने होते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है मार्बल का, CaCO3।
ऊपर से आ रहा है एसिड H2SO4। दिस एसिड इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर विथ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ये क्या बना देगा, ये बना देगा CaSO4, जो क्या है वाटर में सॉल्युबल है, साथ में H2O और साथ में CO2। तो अब क्या देख रहे हो कि जो हमारा मार्बल था जिससे ताजमहल बना है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम सल्फेट में, जो सॉल्युबल है। इसीलिए क्या होता है धीरे धीरे वो डैमेज हो, धीरे धीरे क्या होता है वो वाटर में जब सॉल्युबल होगा तो उसकी डैमेज स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये रिगार्डिंग हो गया हमारा एसिड रेन के बारे में। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। अब ये किसको हम बोलते हैं, देखो माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स in air that causes pollution, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। क्या बोलेंगे, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। ये दो तरह के होते हैं, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला क्या होता है, वाइएबल, और सेकंड क्या होता है आपका, नॉन वाइएबल। हम दोनों के बारे में एक एक करके डील करेंगे, कब हम बोलेंगे वाइएबल पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, कब हम बोलेंगे नॉन वाइएबल पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। आइए सबसे पहला हम बात करेंगे व्हाट इज़ वाइएबल। वाइएबल हमारा क्या होता है, तो ये क्या होता है कि दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, these are living organism like bacteria, fungi, mold, algae, etc. तो ये सब हैं जो क्या करते हैं हमारे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में एग्जाम्पल में आते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, मोल्ड्स, एल्गी एंड सो ऑन। दूसरा अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ नॉन वाइएबल, तो इसमें आप क्या देखोगे, इसमें क्या क्या आता है, स्मोक फ्रॉम, इसमें पहले आता है आपका स्मोक फ्रॉम कंबसन ऑफ ऑयल, स्मोक फ्रॉम कंबसन ऑफ ऑयल, फॉसिल फ्यूल, सिगरेट, ड्राई लीव्स, garbage consisting of solid or mixture of solid and liquid particles, तो ये सब के सब किस में आते हैं, नॉन वाइएबल पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। सेकेंड पॉइंट इसके बारे में क्या होगा कि
जो होते हैं दे आर पार्टिकल्स फ्रॉम सैंड ब्लास्टिंग, दे आर पार्टिकल्स फ्रॉम सैंड ब्लास्टिंग woodwork, comma pulverizing कोल। इसका मतलब क्या होता है? कोल को मार के स्मॉल स्मॉल पैकेट में तोड़ना विद द हेल्प ऑफ हीटिंग विथ ए हैमर। एश ऑफ फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्री के आपके वेस्ट मटेरियल हैं, एश ऑफ फैक्ट्रीज, कॉमा डस्ट स्टॉर्म, साइज इज ओवर 1 micrometer in diameter, size is over 1 micrometer in diameter। तो ये हमारा मैक्सिमम क्या हो गया? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स विच कॉन्स्टिट्यूट नॉन वाइएबल पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं मीस्ट का, MIST, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मीस्ट को हम क्या बोलते हैं कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंडेंसेशन, it is obtained from condensation of vapor of spray liquid, नेक्स्ट हमारा आता है मिस्ट के बाद फ्यूम्स। अब फ्यूम्स कैसे बनता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम condensation, it is obtained from condensation of vapor from boiling, comma distillation, comma sublimation। इससे हमारा क्या बनता है? फ्यूम्स बनता है। तो ये सिंपल आपको एक एग्जाम्पल टाइप का हो गया कि पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। सिंपल है। व्हाट इज पॉल्यूटेंट? पॉल्यूटेंट वो चीज़ है जो क्या करता है? पॉल्यूशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। सिंपल लॉजिक है। चलिए हम बात करते हैं रिगार्डिंग स्मोक के बारे में। स्मोक क्या होता है, कैसे बनता है? अगला हम जो जा रहे हैं बात करने, अगला हम बात करते हैं स्मोक का। देखिए स्मोक कैसे बनता है। सिंपल इसका एक रिएक्शन है याद करने का। किसी भी स्मोक को जब आप फॉग से मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा स्मोक। व्हाट हम क्या बोलें? व्हेन द स्मोक इज मिक्स्ड विथ फॉग, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? स्मोक। क्या मिलेगा? स्मोक। अब यही स्मोक को हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में। सबसे पहला इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल स्मोक। और दूसरा क्या बोलते हैं हम? फोटोकेमिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक, दो तरह के स्मोक के बारे में हम बात करते हैं। हम एक एक करके डीप में पढ़ेंगे किसको हम क्लासिकल बोलते हैं और किसको हम फोटोकेमिकल स्मोक। सबसे पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग क्लासिकल स्मोक। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके? रिगार्डिंग क्लासिकल स्मोक। ये क्या होता है?
सबसे पहला जो क्लासिकल स्मॉग है, इसको हम लंदन स्मॉग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लंदन स्मॉग और रेड्यूसिंग स्मॉग बोलते हैं। वी से दिस एज लंदन स्मोक और रेड्यूसिंग स्मॉग। लंदन स्मोक और रेड्यूसिंग स्मॉग। बिकॉज, क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स smoke fog, because it contains a smoke fog and sulfur dioxide. And second, it occurs in cold humid climate. It occurs in cold humid climate. दूसरा हम बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग, इसके बारे में हम जा रहे हैं बात करने। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं लॉस एंजिल। इसको हम बोलते हैं लॉस एंजिल स्मॉग और ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। लॉस एंजिल स्मॉग और ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग as it contains O3। O3 मतलब क्या हो गया? ओजोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं PAN, पैन मतलब क्या होता है? पॉली एक्रोनाइट्राइल। It occurs in warm, dry and sunny climate। ये इसमें अकर करता है। अब आपके मेडिकल में ये दो इम्पोर्टेंट है कि फोटोकेमिकल का और दूसरा नाम क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट, और क्लासिकल स्मॉग का दूसरा नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेडिकल गाइस एंड जेई मेंस, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? अगला हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। कैसे बनता है देखिए। सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है NO, इसको हम रिएक्ट कर देते हैं ऑक्सीजन में, तो ये हमारा बन जाता है NO2 गैस। ऑल आर इन गैसियस फेस। फिर यही जो हमारा NO2 गैस है, इसमें जब लाइट का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, O का बॉन्ड टूट जाता है और ये वापस बन जाता है नाइट्रस ऑक्साइड प्लस O बनता है नेसेंट फॉर्म में। अब यही जो नेसेंट वाला O है, इट इज़ हाईली रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कभी अकेले नहीं होता, ये हमेशा O2 फॉर्म में होता है। तो क्या होगा, यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है जो गैस फॉर्म में है, ये फर्दर रिएक्ट करता है O2 गैस से, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा ओजोन, जो क्या है हमारा O3 गैस है। और जो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये फिर ओजोन से कंबाइन करके क्या बना लेगा, NO2
प्लस ऑफ O2, क्या बना लिया, NO2 प्लस O2। अब क्या आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर ओजोन था O3 वो कन्वर्ट हो गया O2 में। इसी को क्या बोलते हैं हम, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। क्यों, क्योंकि अब ओजोन नहीं रहा, अब ओजोन किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन में। क्लियर। चल नेक्स्ट, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका ये NO2 का कलर क्या होता है। बेटा याद रखिएगा, ये ब्राउन कलर होता है। कहीं भी केमिस्ट्री में बोले कि ब्राउन कलर गैस, समझ जाना कि वो हमारा कौन सा गैस है, NO2 गैस है। अगला हम बात करते हैं कि ऐसा कौन कौन सा मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फोटोकेमिकल को रोक सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है बेटा, जैसे हमने पैन लिखा था, पैन का फुल फॉर्म आपको 12th में भी पढ़ना पड़ेगा पॉलीमर्स में। इसको हम बोलते हैं पॉली, क्या बोलेंगे इसको, पॉली मत, वो तो अलग हो गया। इसको हम बोलेंगे पेरॉक्सी, PEROXY, पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। हम जा रहे हैं बात करने कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे हम फोटोकेमिकल स्मॉग को रोक सकते हैं। हम बात करेंगे मेथड्स टू कंट्रोल, मेथड्स टू कंट्रोल फोटोकेमिकल स्मॉग, मेथड्स टू कंट्रोल फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, बाय कंट्रोलिंग, by controlling primary, by controlling primary precursor, by controlling primary precursor of photochemical smoke, of photochemical smoke, such as NO2, hydrocarbon etc., such as NO2, hydrocarbon etc. Second, by controlling secondary precursor, by controlling secondary precursor such as ozone, PAN, peroxyacetyl nitrate etc. थर्ड प्रोसेस क्या हो सकता है, बाय प्लांट which metabolize, by plant which metabolize nitrogen oxide, by plant which metabolize nitrogen oxide। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कौन कौन से प्लांट हैं, पाइनस, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए याद रखिएगा, पाइनस, PINUS। नेक्स्ट जूनीपेरस, PARUS। नेक्स्ट क्यूवर्कस, नेक्स्ट पाइरस, नेक्स्ट विटिस। ये कुछ प्लांट्स हैं जो मेटाबोलाइज करेंगे किसको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को। और लास्ट में हम क्या बोलेंगे, बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर, बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर which prevents
which prevents release of nitrogen dioxide, which prevents release of nitrogen oxide and hydrocarbon. तो ये हमारा 4 प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा किसका रिगार्डिंग बात हो गया, रिगार्डिंग ट्रोपोस्फियर पॉल्यूटेंट। दूसरा हम क्या लिखवाए थे, स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूटेंट, उसकी जा रहे हैं बात करने। सेकेंड वन आई मैंशनड एज स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूटेंट पॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं ओजोन का पहले फॉर्मेशन और फिर उसका ब्रेकडाउन, दोनों बात करते हैं हम। ठीक है, पहले तो हम ये बात करें कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर है ये किस किस रेंज में लाई करता है। तो ये कहाँ से कहाँ लाई करता है, ये आपको लाई करता है बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर above sea level, ये 10 से 50 किलोमीटर समुद्र के ऊपर में होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं O2। अब इस पर हम यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट पास कराएंगे, तो ये ऑक्सीजन अलग अलग कंपोनेंट्स में टूट जाता है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अब नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि हर लोग चाहता है कि हमारा ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या करेगा, इमीडिएट जो नेसेंट ऑक्सीजन बना ये दूसरा ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट और ये बना देगा O3 गैस, ओजोन गैस ये बना देगा। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि ऑक्सीजन O2 में स्टेबल होता है, वो O3 में स्टेबल नहीं होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि एज ओजोन इज thermodynamically unstable, therefore there exists dynamic equilibrium, between its decomposition and formation, ठीक है, क्योंकि ओजोन क्या होता है, ये थर्मोडायनामिक अनस्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन O2 में ही स्टेबल होता है, वो आपके O3 में स्टेबल नहीं होता है। फर्दर देखिए ये क्या होता है कि जो हमारा ओजोन का डिप्लीशन होता है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल से भी होता है। कैसे, ज़रा ध्यान देना आप। मान लीजिए आपके पास है CF2Cl2, इसमें आपने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पास किया, ये टूट गया CF2Cl डॉट प्लस ऑफ Cl डॉट। ठीक है, फर्दर क्या होता है,
जो Cl डॉट होता है ये फिर रिएक्ट करता है O3 से और ये बना लेता है ClO डॉट प्लस ऑफ O2। फिर क्या होता है, जो ClO डॉट फिर जब O2 से कंबाइन करता है तो ये बनाता है 2Cl डॉट प्लस 2O2। और इसी को रिएक्शन को हम पूरा का पूरा क्या बोलते हैं कि क्लोरीन रेडिकल डिप्लीट ओजोन लेयर। क्लोरीन रेडिकल डिप्लीट ओजोन लेयर। क्योंकि आप देखिए, आपने क्लोरीन का रिएक्शन किससे किया, आपने यहाँ पर क्लोरीन का रिएक्शन O3 से किया और मेरे को क्या मिल रहा है O2, मतलब O3 इज़ कन्वर्टिंग इनटू O2। इसी को क्या बोल रहे हैं कि क्लोरीन रेडिकल इज़ डिप्लीटिंग ओजोन लेयर। ये आपके एग्ज़ाम में रिएक्शन पूछ सकता है कि कौन सा रिएक्शन में ओजोन का डिप्लीशन शो कर रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें देखना पड़ेगा कि जो ओजोन है इट शुड बी ऑन द रिएक्टेंट साइड और जो मेरा ऑक्सीजन है इट शुड बी ऑन द प्रोडक्ट साइड। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओजोन होल। ओजोन होल का क्या मीनिंग है, ओजोन होल का क्या मीनिंग है, हम बात करते हैं व्हाट इज़ ओजोन होल। क्या होता है, देखिए, डिप्लीशन in the concentration of ozone over a restricted area as over Antarctica is called ozone hole, is called ozone hole। अब देखो इसमें होता क्या है, बहुत ध्यान से देखना। हमने यहाँ पर लिया ClONO2। ClONO2 ये आपका गैस है। जब इसको आप रिएक्ट करते हो वाटर वेपर मतलब H2O गैस में, ये आपका बन जाता है HOCl हाइपोक्लोरस एसिड और साथ में ये बनाया जाता है HNO3 नाइट्रिक एसिड इन गैसियस फॉर्म। फर्दर क्या होता है, जो हमारा ClONO2 जो गैस है ये फर्दर रिएक्ट करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस से और ये बना जाता है क्या मेरा Cl2 गैस प्लस ऑफ HNO3 गैस। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, जो हमारा रिएक्शन हो रहा है ClONO2 एंड HCl के साथ, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कभी कभी ये रिएक्शन हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल से भी करा के देखते हैं। तो अगर हम उससे कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये वाला अपने रेडिकल में टूट गया, ClO डॉट जो गैस फॉर्म में होता है और ये हो गया NO2 गैस। ये जब आपस में रिएक्ट किया तो ये बन गया ClONO2 गैस। फर्दर जो आपका क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ये कंबाइन करता है CH4 जिसको हम बोलते हैं मीथेन, लेकिन आप लोग क्या बोलोगे इसको हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। ये बन जाता है CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl गैस। क्या बन गया ये HCl गैस। फर्दर
जो हमारा HOCl होता है यहाँ पर हाइपोक्लोरस, इसको फिर से हम लाइट में पास कराएंगे HNu, तो ये बनेगा OH फ्री रेडिकल गैस प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल गैस। और यही जो 2 क्लोरीन जो गैस बनता है ये फर्दर लाइट में टूट जाएगा 2Cl माइनस, और यही 2Cl माइनस क्या करेगा, जो O3 से कंबाइन करके क्या बना लेगा, 2ClO डॉट प्लस O2। यानी यहाँ पर एक बार हम फिर से प्रूफ कर सकते हैं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल इज़ द डिप्लीटिंग ओजोन लेयर, या क्लोरीन फ्री रेडिकल इज एक्टिंग एज ए सोर्स फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल डिप्लीट्स ओजोन लेयर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है इसका इफ़ेक्ट क्या है। अगला हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इफ़ेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इफ़ेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सबसे पहला क्या होता है कि इट decreases soil moisture। it decreases soil moisture। दूसरा, it increases transpiration। it increases transpiration। नेक्स्ट हम बात करें, it damages plants। it damages plant, comma paint, comma fibers। तो ये सब हमारे क्या हो गए सेक्टर, ये सब हमारे क्या हो गए, द इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। कैसे, क्योंकि जैसे जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट करेगा वैसे वैसे ओजोन में होल हो जाएगा, और जब होल हो जाएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट गर्म हवा या हीट रेडिएशन वो अर्थ के सरफेस पर आएगा। जब वो अर्थ के सरफेस पर आएगा तो उसके बीच में जितना भी आपको गैस मिलेंगे जो आपने पढ़ाया, बीच में कौन कौन से गैस मिलेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये सब उस हीट को एब्जॉर्व कर लेंगे, एज वेल एज जो ग्रीन हाउस गैस है वो सब हीट को एब्जॉर्व करके ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, जिससे कारण हमारा सॉइल का मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब इफ़ेक्ट्स हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन। व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन। अगला हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। आपको पता है, एनी अनवांटेड चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ वाटर विच मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे वाटर पॉल्यूशन का डिफिनीसन। आपको तो आना चाहिए, ऐसे तो एग्जाम में पूछेगा नहीं लेकिन स्टिल आपको आना चाहिए। हम डिफिनीसन बोल देते हैं क्या होता है। ये क्या होता है, एनी अनवांटेड, आप लिखो एनी अनवांटेड चेंज, any unwanted change which deteriorate the quality of water, which deteriorate the quality of water and
make it unfit for drinking and make it unfit for drinking. इसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर पॉल्यूशन। क्या हम बोलते हैं? वाटर पॉल्यूशन। अब जो वाटर पॉल्यूशन होता है इसके दो सोर्सेज हैं। पहला होता है पॉइंट सोर्स। जो वाटर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका दो सोर्सेज हैं। फर्स्ट को हम बोलेंगे पॉइंट सोर्सेज, सेकंड को हम बोलेंगे आपको नॉन पॉइंट सोर्सेज। सेकंड वन आई विल से एज नॉन पॉइंट सोर्सेज। अब पॉइंट सोर्सेज क्या है? पॉइंट सोर्सेज वो होता है जैसे कोई भी इंडस्ट्रीज जो अपना वेस्ट वाटर डायरेक्ट किसी रिवर में डाल दे। और नॉन पॉइंट सोर्स क्या होता है? जैसे कि एटमॉस्फेरिक वॉश आउट हो गया, विंड आ गया, वॉल्केनिक एरप्शंस हो गए, इसे क्या बोलते हैं? नॉन पॉइंट सोर्सेज। तो अगर हम पॉइंट सोर्स के बारे में बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्री, तो ये हो गया हमारा पॉइंट सोर्स। हम बात कर रहे हैं नॉन पॉइंट सोर्स। ये क्या होता है? जैसे आप मान सको विंड हो गया, या आप मान सको लैंड रन ऑफ। मान लो कि फ्लड आ गया, कुछ सैंड या लैंड रन ऑफ हो गया। दीज आर द नॉन पॉइंट सोर्सेज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग द वाटर। अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का इसमें क्या कॉज है? कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। चलिए, इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, चलो हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द कॉज। हम पहला पॉइंट की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर such as leaves, grass, comma, trash, TRS, trash, etc., as well as excessive phytoplankton, growth in water, growth in water causes water pollution, causes water pollution। ये पहला कॉज है। Now, as the above matter, now as the above matter is decomposed, as the above matter is decomposed through microbial activity, through the microbial activity, it is known as, it is known as putrescibility, it is known as putrescibility, which requires oxygen, which requires oxygen।
अब इसके बाद से जो अगला लाइन हम लिखेंगे ये आपके नीट के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, जेई मेंस में आ चुका है एग्ज़ाम में। क्या हम बोल रहे हैं कि जो डिग्री ऑफ इम्प्योरिटी है, डिग्री ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ वाटर ड्यू टू organic matter is measured in term of BOD, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसी को हम बोलते हैं BOD। अब इस पर क्वेश्चन आता है कि प्योर वाटर का क्या होगा, ये क्या होगा। पहला हम इसमें पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि फॉर क्लीन वाटर BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, फॉर क्लीन वाटर BOD should be less than 5 ppm, whereas in highly polluted water BOD is more than 17 ppm पार्ट्स पर मिलियन। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हम बात करते हैं कि जो आपका BOD होता है, एक्चुअली क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required by bacteria to break down organic matter present in a certain volume of a sample of water, इसी को हम बोलते हैं BOD। लेकिन आपको ये पॉइंट याद है कि प्योर वाटर में 5 ppm से कम होता है, और अगर आपका हो गया पॉल्यूटेड तो इट शुड बी मीन्स BOD शुड बी मोर देन 17 ppm। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने व्हाट आर पाइथोजेंस। What do you mean by पैथोजेन? ये क्या होता है? डिजीज कॉजिंग एजेंट। These are disease causing agent। डिजीज कॉजिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेन। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ,
हेल मीन्स HELMINTHES, एल्गी एसेट्रा। ये सब का सब क्या है? डिजीज कॉजिंग एजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? पाइथोजेन। नेक्स्ट, ह्यूमन एस्क्रीटा, ह्यूमन एस्क्रीटा कंटेन E. coli, contain E. coli and Streptococcus faecalis bacteria, which causes gastrointestinal disease। अगला इसमें आता है कुछ केमिकल पॉल्यूटेंट्स जो भी वाटर के हमारे पॉल्यूट करते हैं। नेक्स्ट कुछ हमारे केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं। केमिकल पॉल्यूटेंट जो क्या करते हैं? हमारे वाटर को पॉल्यूट करते हैं। पूरे चैप्टर थ्योरेटिकल, जितना आप इसको रीडिंग लगाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। अब जो हमारे केमिकल पॉल्यूटेंट हैं, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है इनऑर्गेनिक, दूसरा होता है ऑर्गेनिक। दो तरह के हमारा केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है आपका हैवी मेटल्स, जैसे कैडमियम हुआ, मरकरी हुआ, निकल हुआ, एसेट्रा। ये सब इनऑर्गेनिक में आते हैं जो क्या करते हैं? वाटर को पॉल्यूट करते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक का तो इसमें क्या आ जाता है? ऑर्गेनिक की हम बात करें तो इसमें हो जाता है फर्टिलाइज़र। क्या हो जाएगा इसमें? फर्टिलाइज़र हो जाएगा, सोप हो जाएगा, एसेट्रा, जो क्या करते हैं? हमारे वाटर को पॉल्यूट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, हम कैसे वाटर पॉल्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं? हाउ आई कैन स्टॉप वाटर पॉल्यूशन? measures to control वाटर पॉल्यूशन। कैसे हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे? सबसे पहला हम क्या करेंगे? जो भी सीवेज वाटर में जाएगा पहले उसको हम ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो पहला हम क्या बोल सकते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। फर्स्ट आई कैन से ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सेकेंड पॉइंट आई कैन से ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। सेकेंड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये दो तरह का ट्रीटमेंट जिससे हम क्या कर सकते हैं? वाटर पॉल्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं। अगला जो हम पॉल्यूशन की बात करेंगे वो हमारा रहेगा सॉइल पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज माय सॉइल पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज माय सॉइल पॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि इट इज
it is unfavorable alteration, it is unfavorable alteration of soil by addition or removal of substance, by addition or removal of substance, and factor which decrease soil productivity, and factor which decreases soil productivity, quality of plant, and groundwater, इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉइल पॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल पॉल्यूशन। बहुत सिंपल, आप पढ़ते आ रहे हो कैसे होता है। जब भी मान लो हम कॉज की बात करें तो कॉजेज में क्या है? दो कॉज है। सबसे पहले क्या है? जो फार्मर्स यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल पॉल्यूशन। दूसरा क्या है? यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। सेकंड क्या है? यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। ये दो कॉजेज़ हैं जो क्या करते हैं? सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल वेस्टेज। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इंडस्ट्रियल वेस्टेज। पूरे चैप्टर थ्योरी के हैं, जितना आप इसको पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्टेज। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले होता है बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा आपका होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये दो तरह के इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल? जो आसानी से क्या करे? डिग्रेड कर जाए। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल? जो डिग्रेड करे लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस में, बहुत धीरे धीरे। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें? इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, या आपका हो जाएगा पेपर। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल वेस्ट। अगर हम नॉन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? मड, फिर क्या हो जाएगा? स्लैग फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सेट्रा। दे ऑल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं? प्रिवेंशन, हाउ कैन आई प्रिवेंट इट? प्रिवेंशन, कैसे इसको हम प्रिवेंशन कर सकते हैं? पहला पॉइंट ये है, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि जो हमारा सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री कैन यूटिलाइज फ्लाई ऐश एंड स्लैग। अगर सीमेंट अगर इनको यूज़ लगे करने तो क्या होगा? हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कम हो जाएगा। दूसरा क्या है? ए स्मॉल क्वांटिटी टॉक्सिक वेस्टेज
are removed are removed by burning. They are removed by burning in open bin. They are removed by burning in open bin and large quantity by controlled incineration. तो ये दो प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब कुछ ये है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हमने पॉइंट्स हम बनाए हैं, गवर्नमेंट बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। क्या क्या स्ट्रेटजी है जिससे हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, रीसाइक्लिंग। अगर हम वेस्टेज को बार बार यूज़ कर सके तो इससे हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन रुक सकता है। दूसरा क्या है, डाइजेशन। सेकंड वन इज़ डाइजेशन। अगर हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, अगर वो एनारोबिक बैक्टीरिया से क्या कर जाए, पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा क्या है, डंपिंग। अगर आप सीवेज को प्रॉपर एक अच्छे जगह पर डंप करोगे तो ये हमारा फर्दर सॉइल या लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और सॉइल पॉल्यूशन से इसको बचा के रखेगा। तो ये तीन प्रोसेस हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री। अगला हम बात करते हैं व्हाट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री। व्हाट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री। ये क्या होता है, व्हाट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री। तो क्या होता है, देखिए, जो हमारा ग्रीन केमिस्ट्री है वो क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री is a way green chemistry is a way of thinking. Green chemistry is a way of thinking and is about utilizing the existing knowledge and principle of chemistry and other sciences to reduce the adverse impact on environment. Next, utilization of
existing knowledge, utilization of existing knowledge base for reducing the chemical hazard. For reducing the chemical hazard means chemical dangerous, along with the development activities are the foundation of green chemistry. तो ये पूरा का पूरा हमारा ग्रीन केमिस्ट्री, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट में सही से रिसोर्स को यूज़ करेंगे जो हमारे केमिकल हजार्ड से स्टॉप करेगा। तो ये तो हमारा प्लान है। अब इसको कैसे हम अचीव करेंगे, कैसे इसको हम सक्सेस पाएंगे। नेक्स्ट हम क्या जा रहे हैं बात करने, अचीवमेंट्स ऑफ। नेक्स्ट इज अचीवमेंट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। हम ग्रीन केमिस्ट्री को कैसे अचीव करेंगे, अचीवमेंट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। सबसे पहला क्या होगा, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन of diethanolamine produces a herbicide which is environment friendly. सेकेंड पॉइंट, अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, प्रिपरेशन of ibuprofen without producing waste and using large amount of solvent with 99% yield. थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, प्रिपरेशन of ethanol by one step oxidation of ethene with 90% yield. तो ये सब जो 3 पॉइंट है, ये हमें ग्रीन केमिस्ट्री को अचीव करने में बहुत ही हेल्प करेगा। क्लियर है।
अब देखिए इसमें कहना क्या है आपको कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पूरे के पूरे थ्योरेटिकल है। जितना आप इसको ध्यान से पढ़ोगे और बीच